गुलशन। चलिए तो शुरू करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटा टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, स्लग, हेडिंग टैग्स, डुप्लीकेट कंटेंट, मिसिंग टैग, साइट मैप एंड रोबोट डॉट टीएक्सटी तक डिस्कस किया था। मेटा टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग में अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार और क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, तो टाइटल जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, जैसे फ्लिपकार्ट, तो ये जो हमारा होता है ये होता है टाइटल। ठीक है, जो टैब के ऊपर हमें डिस्प्ले होता है। टाइटल के बारे में हमें ये चीज़ की क्लैरिटी है कि 60 कैरेक्टर से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग वाइट स्पेस 60 कैरेक्टर। ये जो ट्रिपल डॉट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है टाइटल में, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अमेज़ॉन में आएंगे तो आपको यहाँ पर भी टाइटल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें भी ट्रिपल डॉटेड मेंशन है। अब ये क्या है, काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है तो इसलिए इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप किसी ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं मार्केट में, बिल्कुल स्क्रैच से बूटस्ट्रैप है, उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रिपल डॉट नहीं आना चाहिए। यानी कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है उसका वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग अरीना हाइफन मल्टीमीडिया में आते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे इसके टाइटल की लेंथ एकदम परफेक्ट है। बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ब्रांड नेम इज अरीना एनिमेशन, है ना। तो ये बिल्कुल सही टाइटल है। अब कई बार क्या होता है कि टाइटल कुछ लोग बहुत छोटा डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि इस वेबसाइट पर आप देखो टाइटल क्या ओनली अरीना एनिमेशन, ये गलत है। अरीना एनिमेशन ऐसा लगा जैसे बीच में, मतलब कुछ पता नहीं इसके आगे क्या है इसके पीछे क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा हमें। ठीक है, हम अरीना में हैं तो हमें तो पता चले कि भी किस डोमेन में क्या सर्विसेज ये दे रहे हैं, बट एक फ्रेशर के लिए ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसका मैंने आपको एस ऑप्टिमर में चेक करके दिखाया तो टाइटल लेंथ इज टू शॉर्ट लिखा रहा था वहाँ पर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए टाइटल। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब एक तो होता है टैब के ऊपर इस तरह से हमें ट्रिपल डॉट दिखता है। दूसरा, मान लीजिए कि कल को अगर हम लोग गूगल में यहाँ पर सर्च करते हैं अरीना एनिमेशन, एंटर करेंगे, अगर आपका टाइटल की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, टाइटल पूरा दिखेगा ही नहीं, ट्रिपल डॉट आ गया। और नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पर सिर्फ अरीना एनिमेशन लिखा है, ये अपना वाला पेज आ रहा है। और नीचे आएंगे जैसे कि आप देखेंगे शिक्षा.com ट्रिपल डॉट आ रहा है। तो यहाँ पर टाइटल में ट्रिपल डॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिपल डॉट आ रहा है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यूज़र तो पूरी लाइन पढ़ ही नहीं पा रहा ना। तो या तो स्टार्टिंग का इतना कैची हो कि यूज़र आगे का बिना पढ़े समझ जाए और क्लिक कर दे उसके अंदर, है ना। तो ये ट्रिपल डॉट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही टाइटल जो होता है वो आपको जब सर्च करते यूआरएल यहाँ पर लिखा हुआ आता है, तो उतना ही लिखो जितना दिख जाए इसमें। अब देखो यहाँ पर अरीना मल्टीमीडिया के अंदर एक पेज अनटाइटल्ड भी पड़ा हुआ है, सोचो, जिसका कोई टाइटल ही नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा झोल है। इसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो टाइटल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखा था, मेटा टैग्स टाइटल, फिर क्या था डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जब हम किसी वेबसाइट को ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो यहाँ पर कुछ लाइंस उसके बारे में लिखी हुई आती हैं। तो अभी जो ये पेज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये मेन पेज नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे हॉल ऑफ फेम वाला पेज है। ठीक है, और अगर हम लोग नीचे आए और नीचे सर्च करते हैं, जैसे लिखते हैं ग्राफिक डिज़ाइन कोर्सेस, तो कुछ पेड एक्टिविटी आपको दिखाई देंगे, उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं अरीना का भी मिलना चाहिए इसके अंदर। नहीं है तो किसी और कीवर्ड पर सर्च करें, एनिमेशन वीएफएक्स कोर्सेस,
स्पॉन्सर ऐड, ये आ गया देखो अरीना एनिमेशन इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखें कुछ लिखा रहा है, एनिमेशन वीएफएक्स प्राइम इज अ ड्यूल डोमेन कोर्स दैट ट्रेन्स यू एंड टू एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स टू मेक यू जॉब रेडी प्रोफेशनल। सेंटेंस प्रॉपर एंड हुआ, आगे कोई ट्रिपल डॉट नहीं आ रहा है ना। हम इस लाइन को कॉपी करेंगे यहाँ से और इस पेज को ओपन करेंगे। यहाँ से हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल F और यहाँ पर कंट्रोल V। तो आप देख सकते हो इस पेज के फर्स्ट पैराग्राफ की उसने फर्स्ट सेंटेंस को डिस्क्रिप्शन में कंसिडर किया है। कंट्रोल U प्रेस करेंगे इसको और यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल F और कंट्रोल V। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में यही लाइन डाली हुई है, लिखा रहा है डिस्क्रिप्शन इस तरह से। तो यही पार्ट होता है जिसकी वजह से आपको दिखाई देता है। अगर मान लीजिए आपने डिस्क्रिप्शन पीछे नहीं लिखा तो वेबसाइट का जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसकी फर्स्ट लाइन को एज अ डिस्क्रिप्शन कंसिडर किया जाता है। बट अगर आपने डिस्क्रिप्शन मैनुअली लिख के डाला होगा तो उस केस में आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। वही पार्ट आएगा, उतना ही आएगा जितना आपने डाला होगा। अगर ये पार्ट सिर्फ यहाँ पर होता, पेज पर लिखा हुआ, पीछे डिस्क्रिप्शन में नहीं होता, तो क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन आगे ट्रिपल डॉटेड आते हैं, क्योंकि ये पूरा एक पैराग्राफ है, तो वो सही प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो जैसे हमारा टाइटल की लेंथ होती है 60, इसकी 160 होती है, इससे अबव नहीं जाना है हमने, ठीक है। अदरवाइज फिर ये भी गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्लग। यहाँ पर एक टर्म लिखा आ रहा है स्लग। स्लग क्या होता है? जो आपका यूआरएल होता है उसको हम लोग स्लग बोलते हैं। इसमें जैसे कि हम ANI न्यूज़ की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं ये एक न्यूज़ हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे। इसका जो टाइटल है न्यूज़ का आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा रहा है एज इट इज़, ठीक है। यही होता है आपका स्लग, ठीक है। तो वर्डप्रेस में जब आप कोई साइट बनाते हैं तो उसमें ऊपर लिखा आता है स्लग। नोटिस किया होगा आपने टाइटल के जस्ट नीचे, जिसको हम लोग चेंज कर लेते हैं कभी कभी। तो ये पार्ट आपका प्रॉपर मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग टैग्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, H1 से H6 तक। H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उससे जिसको कम इंपॉर्टेंस देना वो 2 होगा, लीस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो 6 होता है। तो आप प्रायोरिटी देखिए किसको सबसे पहले आप ऑर्डर में रखना चाहते हो, वो 1 जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। 1 2 3 कोशिश करो कि एक बार ही डिफाइन हो तीनों, बट 1 तो सिंगल टाइम ही होगा। अगर 1 को 2 टाइम कर दिया तो काम खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी 2 और 3 को हम लोग मल्टीपल टाइम चला सकते हैं, बट कोशिश करो ना चलाना पड़े, ठीक है। फिर क्या आता है डुप्लीकेट कंटेंट, जिसको हम बोलते हैं प्लगरिज्म, यानी कि आप कंटेंट की डुप्लीकेसी कर रहे हैं, उसको कैसे चेक किया जाए। तो मान लो कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, आप जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपने कंटेंट राइटिंग कराना है, बट आपको कंटेंट राइटिंग आता नहीं, तो आपने किसी पर्सन को हायर किया। क्या गारंटी कि वो कंटेंट ऑथेंटिक है ना। अब जब से चैट GPT वगैरह आ गए तब तो बड़ा ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो उसके लिए एक साइट पर आएंगे हम लोग, इसका नेम है स्मॉल SEO टूल्स। इसमें काफ़ी सारे फ्री टूल आपको मिल जाएंगे SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इसी में हमें पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है, प्लगरिज्म। इस पर आइए। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट डालते हैं तो वो ये बता देगा कि वो टेक्स्ट कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इससे कुछ नहीं छुपेगा। तो हम लोग जैसे इस वेबसाइट पर आते हैं, अगर इसने कंटेंट का ये बताया कि भाई ये कंटेंट इसी वेबसाइट से आ रहा है फिर तो सही है, लेकिन अगर ये बता रहा है कि ये कंटेंट इस वेबसाइट से भी आ रहा है और किसी दूसरी वेबसाइट से भी आ रहा है तो गड़बड़ है। चलिए हम लोग VFX चूज़ करते हैं और यहाँ से हम लोग इस पैराग्राफ को कॉपी करेंगे यहाँ से और इसमें लाके कॉल कर लेंगे। फ्री में आप 1000 कैरेक्टर तक का मैटर फाइंड कर सकते हैं, पेड में आप जितना मर्जी डालना चाहें डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद क्लिक करेंगे चेक प्लगरिज्म। समटाइम्स ये बहुत क्विक काम कर जाता है, समटाइम्स थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अभी यहाँ पर आपको परसेंटेज बता देगा कितना कंटेंट कॉपी है, कितना कंटेंट यूनिक है आपका। तो देखो इसने अभी तक 80% डेटा जो है वो कॉपी ढूंढ के निकाला है, लेकिन कहाँ से आ रहा है,
अरीना मल्टीमीडिया .in, ठीक है। इस जगह से इसने इस मैटर को ढूंढ के निकाला है। तो यूनिक इसको बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है। अब ये डोमेन है, यहाँ आते हैं। अब कमाल की बात ये है कि कॉपी एक्चुअल में इन्होंने किया है इसका। बट हाँ, ठीक है। तो इसने बहुत सही ढूंढ के निकाला। इसने ये पता लगा लिया कि मैटर जो है वो कॉपी किया गया है। इन्होंने देखो कंटेंट को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा इसके अंदर, तो 20% जो डेटा इस वेबसाइट पर कॉपी निकल के आया। इन्होंने थोड़ा बहुत वर्ड आगे पीछे करे, रिफ्रेश किया उसको और अपना चला लिया। अब बाकी का 80% जो मैटर है वो देखो कौन सी वेबसाइट से आता है। इसको बंद करो, यहाँ से कहाँ से आ रहा है? arena-multimedia.com। यही है ना अपने पेज का यूआरएल, इधर देखो। तो सही बता रहे ना कि यहाँ से ये मैटर आ रहा है। तो ये अभी लाइव है हमारा पेज, तो इसलिए हमारी वेबसाइट का बता रहा है, लेकिन किसी दूसरे ने भी हमारे मैटर के साथ छेड़छाड़ करके अपनी जगह पर यूज़ किया हुआ है। तो अब पता लगा सकता है आपका कंटेंट कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो बढ़िया टूल है, ध्यान रखना। प्लगरिज्म स्मॉल एसईओ टूल्स के अंदर पहला टूल आपको मिल जाता है, ठीक है। अब मान लो किसी कंटेंट राइटर ने आपको कंटेंट लिख के दिया, तो अब पता लगा लो कि जी डेटा कहाँ से आ रहा है ना। चलो तो इसका पता लगाते हैं। एक और वेबसाइट है अरीना की, यहाँ आते हैं। अब इसका पता लगाते हैं ये मैटर कहाँ से लिया गया है। हमने इसको किया लाइन को कॉपी, इसमें आएंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट पर आते हैं, इस मैटर को चेंज करेंगे और यहाँ से अगेन रीचेक करेंगे इसको। अगर से वेबसाइट का नेम arena-animation-india.com उठाया, बिल्कुल सही है। अगर इसने किसी और वेबसाइट का रेफरेंस उठाया तो पता चलेगा कहाँ से डेटा कॉपी हुआ है। तो आप देख सकते हो, पहला तो अपना ही आ रहा है 33%, 67% डेटा कहीं और से उठाया गया है, ठीक है। तो ये है हमारी वाली वेबसाइट और ये है arena-animation-india.com, ये भी सही है। मतलब दोनों अपने ही डोमेन आ रहे हैं इसके अंदर, तो डेटा अपना ठीक है। अब किसी यूनिक डेटा को कैसे ढूंढा जाए कि भाई डेटा यूनिक है या कॉपी पेस्ट है। तो वो डेटा फिर टोटली आपका खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। ये टूल इतना अमेजिंग है कि अगर कोई आर्टिकल लिखकर लाइव कर दिया गया है, वो दुनिया की किसी भी डोमेन पर हो, ये मिनटों में ढूंढ के निकाल लाएगा कि जी किस वेबसाइट से डेटा आ रहा है आपका, फ्री में, ठीक है। तो सोचो तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया इसने। आज की डेट में मतलब 2020 से अगर देखा जाए, पैंडेमिक के टाइम से गूगल इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि अगर आपका डेटा कॉपी पेस्ट चल रहा है, भाई वो आपकी साइट पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, किसी और के पास भी है, तो आपके डेटा को वैल्यू नहीं मिलेगी। वैल्यू उसको मिलेगी जिसने उस डेटा को पहले यूज़ कर लिया। क्योंकि हर एक डोमेन की अपनी एक लाइफ होती है ना, क्योंकि कितना पुराना डेटा है। आप आज डाल रहे हो, एक बंदे ने 5 साल पहले यूज़ कर लिया या आपसे 1 महीने पहले भी अगर यूज़ कर लिया, तो वो डेटा उसका हो गया, ना कि आपका रहेगा, चाहे भले से वो आपका ही क्यों ना था। जो पहले लाइव ले जाएगा उसका हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए कोई न्यूज़ हमारे पास आती है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आज तक ने उसको क्रैक कर दिया, तो भाई ए राइट न्यूज़ लेकर आया और जो मर्जी हो, न्यूज़ उसके नाम पर होगी, अब चाम खत्म उस न्यूज़ का। इसलिए कहते हैं न्यूज़ की लाइफ 5 मिनट की। तो सोचो कि जो न्यूज़ लेके आता है ना स्टूडियो में, तो सीधे वो न्यूज़ 1-2 बंदे से होते हैं एंकर तक पहुंचती है। क्योंकि पता चला आपस में यहाँ पे कहीं हमने बता दिया, कोई भाई साहब किसी का खबरी बात बता दिया जी ऐसे ऐसे कोई न्यूज़ आई तो न्यूज़ लीक नहीं होने देते बिल्कुल भी। तो टूल क्लियर हो गया। स्मॉल ऐसी टूल में फर्स्ट टूल है प्लगरिज्म। अब मान लो कि आपको कहीं से कोई मैटर जो है वो कॉपी पेस्ट मिल रहा है, तो ये क्या कहता है कि उसको रीराइट भी कर देगा आपके लिए। कहता है बदल देते हैं, शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए उसके अंदर चेंजेस भी करके नया बना देगा। आप यहाँ जाके अपना आर्टिकल पेस्ट करो, ये प्रोसेस करके उसको चेंज कर देगा ताकि कॉपी पेस्ट ना रहे। तो चलिए ट्राई मार के देखते हैं। ये हमारा मैटर है और हम इसको बोलते हैं कि भाई दोबारा से लिखो इसको। भाई हमें मान लो अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कहता है 2000 वर्ड की लिमिट है, अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हो तो $12 पे करो और इस्तेमाल करो, ठीक है। चलिए
ट्राई करके देखेंगे। अरे भाई ऐसे नहीं। ज़्यादा हो गई क्या? है तो ठीक है। ग्रामरली का ऐड भी कर रहा है साथ में। हमारा वाला ट्रिगर कहाँ गया? आई थिंक इन्होंने इसके चार्जेस कर दिए हैं शायद। वैसे आर्टिकल रीराइटर आपको चैट जीपीटी से भी आप करा सकते हो, नहीं तो एक और आपका टूल आता है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ग्रामरली से भी हम लोग काम कर सकते हैं, कॉपी डॉट आई ओ से भी हम लोग काम कर सकते हैं। कॉपीमेटिक है यहाँ पर, हब स्पॉट, कॉपी डॉट ए आई, सॉरी मैंने आई ओ कर दिया था, कॉपी डॉट ए आई होता है। तो इसका भी अगर कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इसके फ्री हमें मिल जाएंगे, जैसे फ्री मार्केटिंग ईमेल जनरेटर, एआई इंस्टाग्राम कैप्शन जनरेटर, कोल्ड ईमेल जनरेटर, आउटलाइन जनरेटर, पैराग्राफ रीराइटर, ठीक है। और आप यहाँ जाके क्या लिखवाना चाहते हो, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, राइटिंग स्टाइल मतलब कि प्रोफेशनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फ्रेंडली, किस टोन में आप लिखना चाहते हो, वो सारी चीज़ को डिफाइन करके आ सकते हो चीज़ें। तो कॉपी डॉट ए आई, ग्रामरली का आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टूल है। राइट सोनिक काफ़ी फेमस है, ठीक है, ए आई कॉन्टेंट राइटिंग के अंदर। और क्विल वॉट, ये भी काफ़ी अच्छा टूल है जो आपके कंटेंट को ह्यूमनाइज बना देता है। तो आप यहाँ पर जाके क्विल वॉट में यूज़ कर सकते हो। तो ये भी आपका बहुत बढ़िया रेफरेंस करने का काम करता है। इसके एक्सटेंशन भी आते हैं, ठीक है, तो आप उनको यहाँ पर अपना इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपको एसईओ का काम करना है तो आपको मैं एक टूल बता देता हूँ। वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट आप ग्रुप में ख़रीद सकते हो इनको। तो मतलब इनकी मेंबरशिप होती है 600-700 रुपये महीने के हिसाब से, और आपको इसके अंदर बड़े अमेजिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। नीचे आते हैं, जैसे कि लाइट प्लान है, 300 रुपये पर मंथ आपने पे करना है, 550 रुपये पर मंथ पे करना है एडवांस प्लान के लिए, और प्रो प्लान के लिए 450 रुपये। अब आप यहाँ देखो एसईओ के कितने टूल मिल रहे हैं आपको, सैमरस, मोज प्रो, ठीक है, एससीआरपी स्टेट, मैजिस्टिक, स्पाइफू, कीवर्ड टूल डॉट आई ओ, दुनिया जान के टूल भरे पड़े हैं आपके सारे पेड। अगर आप एक अकेला खरीदने जाओगे कई हज़ार रुपये का आता है, और यहाँ पर आप अगर आप ग्रुप में खरीदोगे तो 550 रुपये महीने में चला सकते हो। अब इसके अंदर देखो फ्री पिक, वीडियो आईक्यू, ठीक है, शटर स्टॉक, प्रो राइटिंग एड, स्मार्ट कॉपी, 123 RF, GPL, वर्डप्रेस की थीम प्लगइन्स आप पेड ले सकते हो, ठीक है। एडोबी एक्सप्रेस का एक्सेस मिल जाएगा, इन्वेटो का मिल जाएगा, इन वीडियो का आपको एक्सेस मिलेगा, एआई डिटेक्टर, एआई ह्यूमनाइजर, वर्ड ट्यून, सब दिया हुआ है, ठीक है। एआई टेक्स्ट टू स्पीच, डिज़ाइन डॉट ए आई, साइड बीन, यहाँ से कैनवा प्रो भी आपको मिल जाएगा, क्रेलो का प्रीमियम मिल जाएगा, लिंडा का यानी कि लिंक्डइन का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, पेड वाला जो होता है ना स्टडी के लिए जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो भरे पड़े हैं इसमें टूल, और इसमें शायद आपको ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हो तो उसके बाद में एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ एक दो टूल ये फ्री में दे देते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम। देखते हैं शायद मिल जाए। ये देख रहे हो यहाँ पर नेटफ्लिक्स, तो ये इन दो प्लान में है, लाइट में और प्रो में, एडवांस प्लान में नहीं है। हाँ नेटफ्लिक्स का एक्सेस है, प्राइम का उन्होंने हटा दिया इस बार। तो इस तरह के काफ़ी सारे टूल हैं, और नीचे जाओगे और एक्सपेंसिव टूल भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपका सिर्फ कंटेंट राइटिंग का ही काम है तो देखो सारे आपके इसमें क्विलवॉट वगैरह आ गए देखो। इसी तरह से डिज़ाइनर पैक, अगर आपका डिज़ाइनिंग का काम है, पोस्ट वगैरह बनाने का, तो ये देखो यहाँ से मेरा ट्रायल टेस्टेड है, ले सकते हो बिंदास आंख बंद करके, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। अगर आप
देखोगे अगर मैं क्रोम की अगर अपनी नई प्रोफाइल ओपन करूँगा, है ना, तो मैं यूज़ करके छोड़ चुका हूँ इसको। तो काफ़ी बढ़िया है, पेमेंट करो, आपका 15-20 मिनट में एक्टिवेट हो जाते हैं सारे टूल्स। आपको अपना खुद का एक डेडिकेटेड अकाउंट मिलेगा और जाके यूज़ करो। तो डुप्लीकेसी समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद क्या है, मिसिंग ELT। ठीक है, तो अगर आप कोई वेबसाइट लाइव लेके आए हो और उसके अंदर अगर आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं लिख रहे हो तो उस इमेज को लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम गूगल में आते हैं जब, तो गूगल में आपने नोटिस किया होगा डेडिकेटेड इमेजेस का सेगमेंट आता है। अब इमेज जो आप सर्च करते हो वो कैसे सर्च होती है, इमेज के ELT से ही। ठीक है, आप यहाँ जाके बताते हो अजय, मैं तो नहीं कह रहा देवगन, मैं तो अजय बोला। नेट पर अजय के नाम से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो किसकी है ना। अगर मैं इशिका लिख देता हूँ यहाँ पर, तो देखो इशिका के नाम से मिसलिनियस फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इस नाम से किसी की पॉपुलैरिटी है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर मिक्स आएंगे। मैंने सलमान लिखा, मैंने नहीं बताया खान, लेकिन पॉपुलैरिटी सलमान के कीवर्ड पर सबसे ज़्यादा इसकी है ना। तो इस तरह से चलती हैं चीज़ें। तो इसलिए ELT करना बहुत ज़रूरी किसी इमेज का। अब जैसे एक मैंने शायद लास्ट क्लास में कुछ एक बच्चे की वेबसाइट दिखाई थी आपको जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। लास्ट क्लास हमारी कब हुई होगी, 31, 31, 28। बच्चे का नंबर सेव नहीं तो इसलिए मिल नहीं रहा मेरे को भी। आगे चलते हैं। तो जो भी वेबसाइट्स होती हैं अगर कहीं पर कोई इमेज का यूज़ किया गया है तो उसके ऊपर ELT हमें ज़रूर से मिलेगा देखने के लिए। और जैसे ये वेबसाइट है, इसी का ले लेते हैं एग्जांपल। इसमें अगर हम लोग यहाँ देखेंगे ध्यान से तो पूरा यहाँ से यहाँ तक चेक करो, यहाँ पर क्लास वगैरह है, सोर्स वगैरह अवेलेबल है, डेटा सोर्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पर। बट इमेज के ELT में क्या लिख दिया, ओनली इमेज। अब ये क्या इमेज है, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये 2D इमेज है, 3D इमेज है, क्या इमेज है। तो ये तो अनोनिमस इमेज होगी ना एक। बट इन्होंने क्या करा, SEO में ये एरर ना कर जाए तो बस उसको पास कराने के लिए ELT में कुछ भी पास कर दिया। बट ये सही तरीका नहीं है। कायदे में क्या होना चाहिए कि अगर कोई इमेज आपने यूज़ की है, जैसे हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेंगे, हम यहाँ से टी शर्ट कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ से लेट्स से ये एक हमारा प्रोडक्ट है इसको इंस्पेक्ट करेंगे हम लोग। इन्होंने ELT डाला लेकिन इन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ है, क्या बात है। इसको चेक करते हैं, देखो यहाँ पर डाला है इन्होंने ब्रांड का नेम। तो इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। अब ये जिस बंदे ने अपना डेटा लाइव किया होगा उसने ELT शायद रखा ही नहीं हो,
ये अलग अलग सेलर के कारनामे होते हैं। बैनर पे आते हैं, यहाँ आइए, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट करते हैं इसको। इन्होंने भी एलटी में खाली इमेज लिख के डाल दिया इसमें, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं चीज़ें। बट कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाए तो मीनिंगफुल वहाँ पर नेम उस चीज़ का होना चाहिए, ठीक है, एएलटी के अंदर। तो मैं यहाँ से कुछ एग्जांपल देखूँगा। तो आप देख सकते हैं एएलटी में क्या लिखा है, वीएफएक्स, वीएफएक्स का है। इसी तरह से अगर हम लोग इस इमेज पर आते हैं तो यहाँ अगेन ये सब वीएफएक्स के अंडर में आ रहे हैं कोर्सेज, ठीक है। अगेन वीएफएक्स, वीएफएक्स। इसी तरह से हम लोग किसी दूसरे कोर्स कैटेगरी में अगर एंटर करेंगे, एनिमेशन, और यहाँ से अगर हम किसी कोर्स को फाइंड करेंगे तो क्या लिखा रहा है एएलटी में, एनिमेशन। तो मीनिंगफुल नेम आपने ज़रूर से डिफाइन करना है उसका। तो इससे क्या होता है, सर्च में आपको बेनिफिट मिलता है। तो अब जैसे अगर हम यहाँ से गूगल में आते हैं, .com images, ठीक है। तो देख रहे हो उसी वेबसाइट से इमेज उठ के आ रही है। अब हो सकता है कि ये फोटोग्राफ हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाए कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सेगमेंट में ज़रूर होगी है। तो कोर्सेज हम लोग एनिमेशन में आ जाते हैं, मिल गई फोटोग्राफ। ठीक समझ में आया कैसे सर्च हुई, है ना। अब आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दिया कि क्यों ज़रूरी है डालना। इस वजह से इमेजेस सर्च होती हैं, अदरवाइज इमेज को सर्च कराने का कोई तरीका नहीं है। तो इमेजेस का भी एसईओ होता है, और इमेज का एसईओ करने के लिए एएलटी के अंदर आपको वो नेम पास करना होगा, ठीक है। और देखेंगे आगे। तो एएलटी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, या एएलटी अगर बिल्कुल भी नहीं लिखा आपने, एएलटी इक्वल टू जो होता है, वैसे वर्डप्रेस में आप बनाओगे तो एएलटी ऑटोमेटिक आएगा, हो सकता है तो वैल्यू कोई ना आए। बट आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग कस्टम टेलर मेड वेबसाइट बना रहे हैं, जो कि हमारे डेवलपर्स वगैरह होते हैं, तो वो कई बार एएलटी नहीं लिखते हैं, तो वो एरर क्रिएट करेगा। और अगर एएलटी इक्वल टू ब्लैंक है तो एरर तो नहीं आएगा, बट वो इमेज सर्चेबल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइट मैप्स। साइट मैप जो कि गूगल को ये बताता है कि उस वेबसाइट के अंदर आपकी स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क कर रही है। लाइक जैसे कि हम लोग अरीना का अगर एग्जांपल लें, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, और हम यहाँ पर आके लिख देते हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो ये इसके सभी पेजेस आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। ये हुआ एक्सएमएल साइट मैप। एक्सएमएल का मतलब कि गूगल को ये सबसे ज़्यादा पसंद है एक्सएमएल के इसमें। इससे क्या होता है, गूगल को ये पता चलता रहता है कि जब भी आपको कोई नया पेज बनेगा ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट होता रहता है, और गूगल इसी फाइल के बेसिस पता लगाता है कि आपकी वेबसाइट में नंबर ऑफ़ कितने पेजेस हैं। अब कैसे चेक करें कि नंबर ऑफ़ पेज कितने हैं किसी वेबसाइट में। हम यहाँ आते हैं गूगल में, और हम यहाँ पर आके लिखते हैं अरीना हाइफन multimedia.com, पूरा डोमेन नेम लिखना है, ठीक है। एंटर कर देंगे तो देखो वेबसाइट आ गई, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया। अरीना एनिमेशन इंडिया का ऐड चल रहा है, यानी कि जिस ब्रांच में हम लोग बैठे हुए हैं, तो वो स्पॉन्सर में टॉप पे आ रही है। उसके नीचे एसईओ में ये वेबसाइट अवेलेबल है। तो हमें लगाना है पेजेस का पता, तो आप क्या लिखेंगे इसका आगे, साइट कॉलन एंटर, ठीक है। अब जितने भी पेज आएंगे वो सब अरीना हाइफन मल्टीमीडिया के ही होंगे, टोटल पेजेस, ठीक है। तो एक पेज पर हमें 10 लिंक दिखाई दे रहे हैं, तो अभी भी आप देख सकते हैं 18 हैं तो 180 पेजेस हो गए, 22 हैं तो 220 पेजेस हो गए, जो कि एक पेज पर 10 लिंक है हमारे पास। तो सोचिए कितने सारे नंबर ऑफ लिंक्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो पूरी की पूरी लिस्ट इसी वेबसाइट की आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे इस तरह से, तो आप देख सकते हैं 816 पेजेस हैं इस वेबसाइट के अंदर, लिखा गया ऊपर। हम सेकंड पेज पर है लेकिन रिजल्ट कितने हैं, 816। यानी कि आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको तकरीबन तकरीबन मोटा मोटी 81 पेजेस मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। इस तरह से पेजिनेशन के फॉर्म में। ऐसे किसी भी और वेबसाइट को चेक करना है, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं livastu.com, ये आ गया रिजल्ट, सारे पेजेस। आप 2 पर क्लिक करेंगे, टोटल पेज यहाँ पर लिखा जाएगा 51 पेजेस है इस वेबसाइट के अंदर। तो ट्रिक पता चल गई कैसे पता लगाना है। देखो, अगर साइट और डोमेन नेम लिखने के बाद अगर यहाँ पर आ रहा है डेटा, इट मीन्स कि गूगल ने इसको इंडेक्स कर लिया है, तभी ये पता लगा पा रहा है। और ये कैसे पता लगा रहा है, जो मैंने भी आपको XML फाइल दिखाई है यहाँ पर, समझ गए। अदरवाइज अगर कोई साइट अगर गूगल ने इंडेक्स नहीं की होगी तो ये डेटा ही आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे अरीना एनिमेशन इंडिया को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अरीना एनिमेशन इंडिया के इतने पेज हैं। देखो, अरीना एनिमेशन इंडिया एक मेन हो गया, नोएडा के लिए नोएडा डॉट अरीना एनिमेशन बनाया हुआ है, अरीना एनिमेशन इंडिया ब्रॉडकास्ट के एक अलग पेज बना हुआ है। इस तरह से हम सेकंड पेज पर जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 13 पेजेस इसके अंदर बने हुए हैं वेबसाइट में, ठीक है। टोटल 13 पेजेस हैं, इसके अलावा और कोई पेज नहीं है इसमें। हो सकता है कि ये जो पेज है एग्जिस्ट ना करता, लेकिन देखो ये पेज अभी यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से, ये पुराना पेज पड़ा हुआ है। तो गूगल की हिस्ट्री में किसी को किसी की वेबसाइट का पुराना डेटा देखना होगा, गूगल ने अगर इंडेक्स कर रखा है मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं अरीना एनिमेशन इंडिया लिखता हूँ, आप देखो यहाँ से कोई भी पेज ओपन नहीं कर पाओगे, इसी वेबसाइट में घूमते रहोगे इधर से उधर। लेकिन मैंने आपको गूगल की ट्रिक बता दी, आप किसी भी पेज में जा सकते हैं। देखो, इनका थैंक यू का पेज है कि जब कोई इनको इंक्वायरी सबमिट करेगा तो ये लिखा आएगा थैंक यू, ठीक है। इसी तरह से अनकैटेगराइज इन्होंने एक नोएडा का बनाया हुआ है, वेलकम टू वर्डप्रेस। ये एडिट ही नहीं किया, बताओ, वो पेज गूगल में जा रखा है, ठीक है। और चलो देखते हैं, हेलो वर्ल्ड जो पोस्ट आती है बाय डिफॉल्ट वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। सैंपल पेज, वाह क्या काम किया है बंदे ने, ठीक है। ये बहुत पहले, देखो टेक्स्ट, देखो यहाँ पर इमेजेस ऑफ ब्लर, क्या बनाई है वेबसाइट, एडमिन। तो यानी कि जो यूजलेस पेजेस हैं, जिसने भी एजेंसी ने काम किया उसने वो लिंक तक नहीं हटाए, सोचो। तो मतलब उन्हें वर्डप्रेस इतना बेसिक आता है, मतलब उनसे ज़्यादा तुम्हें आता है। एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता है ना, सैम्पल पेज अगर होता है तो उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई पोस्ट है तो उसको कैसे हमें बंद करना है वहाँ से, कैसे उसमें नई पोस्ट बनानी है, तो ये फ़र्क होता है। तो बस उन्हें वर्डप्रेस डाल के उसके अंदर पेज बना के ऐड चलाना आता है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। बट तुम लोग उनसे बहुत 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 ज़्यादा जाते हैं। ये काम एक एजेंसी कर रही है, ये एजेंसी का काम है। चलिए नेक्स्ट क्या है, robot.txt। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हम लोग साइट मैप को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर। अच्छा, साइट मैप से मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, साइट मैप XML भी होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और साइट मैप जो होता है वो HTML वाला भी होता है। तो आप यहाँ से जाके HTML साइट मैप भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये एंड यूज़र के लिए होता है, ये तो नहीं बनाएगा, ये वाला बना देगा। तो आप यहाँ जाइए और वेबसाइट का नेम बताइए, अरीना हाइफन, और मैं इसको प्रॉपर यहाँ से दूंगा, ये हमारा URL है। हम इसको बोलते हैं कि एक HTML साइट मैप बनाओ। तो ये अपना आप स्ट्रक्चर कर लेगा, ट्री स्ट्रक्चर बना देगा, कौन सा पेज किसके अंदर है, कहाँ पर है, अगर ये समझ गया तो। फ्री वाली जो इस तरह के होते हैं, तो ये देखो URL ढूंढ के निकालने चालू किया इसने, देखो ढूंढते आ रहा है, इतने पेज इसको मिल चुके हैं, इतने पेज प्रोसेस कर चुका है और ढूंढ रहा है।
सबसे ज़्यादा पेज मिलेंगे इसको पोस्ट के अंदर, जो ब्लॉग है ना अपना, 234 पेजेस ढूंढ निकाले इसने, 90 पेज प्रोसेस। तो अरीना की जितनी भी लोकेशंस हैं, जालंधर, लुधियाना, ये पूरा पैन इंडिया का सारे ढूंढ के निकाल लेगा। देखो हमारी वेबसाइट का आ गया ऊपर। तो फ्री वाली जो साइट्स होती है इस तरह की, वो मैक्सिमम 500 पेजेस तक का बना देती हैं। अभी बाकी इसका देखते हैं ये कितने मैक्सिमम बना सकते हैं। बन गया, 505 पेजेस इसने प्रोसेस किए। यहाँ से ये देखो HTML फाइल अपनी डाउनलोड हो गई है, इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे। अच्छा नहीं बनाया इसने। देखो होम पेज के अंदर क्या कहता है, इंग्लिश इंग्लिश, यहाँ से फिर फिल योर डिटेल्स, हॉल ऑफ फेम, कोर्सेज, गेमिंग, VR। बना नहीं पाया अच्छे से, टाइम वेस्ट किया इसने हमारा। और कोई देखते हैं जो थोड़ा सा अच्छा बना सकता हो। ये देखो इस तरह से बनते हैं साइट में, तो वो ये बताता है कि किस पेज से कहाँ आप जा सकते हो। तो जिनको मतलब कस्टम कोडिंग आती है वो खुद भी बना सकते हैं इस चीज़ को। बट डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग जनरली क्या करते हैं, तो उसका जनरेटर्स वगैरह का यूज़ करके फटाफट से काम कर लेते हैं। इसी तरह से मान लो आपने कोई स्टैटिक वेबसाइट अपनी बनाई है और आपको लगता है कि मुझे उसके अंदर XML साइट मैप बनाना है, तो XML बनाने के लिए ये वाली वेबसाइट बहुत बढ़िया है। आप यहाँ जाइए, ठीक है, और इसमें आप यहाँ से अपनी वेबसाइट का URL पास करोगे और यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे, तो आपका एक XML साइट मैप बना के दे देगा, जो मैंने अभी अरीना हाइफन मल्टीमीडिया का दिखाया था आपको। अभी आपसे पूछा किस तरह के स्टाइल में आप इसको देखना चाह रहे हो, ठीक है, मैं कहता हूँ इसको स्लिक मैप स्टाइल में दिखाओ। तो देखो ये आपकी वेबसाइट है, इसके अंदर आपके इस तरह से लिंक्स हैं और उसके अंदर आपका ये स्ट्रक्चर है इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फ्री में अगर इतना वो समझा रहा है तो काफ़ी क्लियरिटी मिल रही है हमें, है ना, इस तरह से। तो इसका स्ट्रक्चर फिर भी काफ़ी रिफाइन है। इसका यूज़र जिस भी चीज़ पे जाना चाहता है कोर्सेज में, तो उसको क्लिक करेगा, सीधे उसको विजिट कर सकता है। तो होते हैं विजुअल साइट मैप। तो ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में बहुत अच्छे से पता चलता है किसके अंदर क्या कंटेंट रखा हुआ है। तो HTML साइट मैप से एंड यूज़र को फ़ायदा होता है, गूगल को कोई बेनिफिट नहीं होता है। गूगल को पसंद आता है XML वाला साइट मैप, उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। तो ये भी बना के दे देगा, इसको हम लोग देख लेंगे। अब बात करें वर्डप्रेस में, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो करना ही नहीं है, वर्डप्रेस खुद बनाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, arena-animation-india.com। अब ये जो पेज है ये किसी ने PHP में बनाया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा sitemap.xml तो इसका होगा ही नहीं, शायद नहीं है, ठीक है। इट लुक्स लाइक नथिंग वॉज फाउंड एट दिस लोकेशन। तो ये क्या आ गया, कस्टम 404 पेज है। और अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा robots.txt, ये रखा हुआ है यहाँ पर, बट साइट मैप इन्होंने डाला ही नहीं है इसका, ठीक है। तो साइट मैप होना जरूरी है। देखो यहाँ पर WP साइट मैप करके इन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है, इन्होंने इसका नाम बदला है। यहाँ जाएंगे तो ये देखो इनके पेजेस आ रहे हैं, पोस्ट 1, पेज 1, टेक्सोनॉमीज, इस तरह से ये साइट मैप इनका इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट का साइट मैप ढूंढ के निकाल सकते हैं, जैसे कि आज तक। हम यहाँ जाते हैं, जूम आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे robots.txt। अब इनका जो साइट मैप है देखो यहाँ रखा हुआ है, न्यूज साइट मैप .xml, देख रहे हैं हम लोग। ये देखो इनकी सारी न्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी इस तरह से,
देखो लिखा है ना सब। तो गूगल इसी से पता लगाता है कि एक कोई नया पोस्ट वहाँ पर क्रिएट हुआ, इमीडिएट मुझे उसको वहाँ पर इंडेक्स कराना है सर्च के अंदर। तो जैसे कि हम लोग ANI वगैरह पर होते हैं, और ये देखिए आपकी जैसे कि न्यूज़ है, ठीक है। मैं इस न्यूज़ का यहाँ से टाइटल ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, और मैंने इसमें देखो कहीं ANI नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर आपको ANI का सर्च जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं पर ANI आएगा ज़रूर, और ये एग्जैक्ट वैसे ही आया है 8:52 पर ये डेटा है, और 15-16 मिनट बाद देखोगे तो ये पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। न्यूज़ पे जाके देख लेते हैं। अभी इसका इंडेक्स हुआ नहीं है, क्योंकि जनरली ANI का जो है 17-18 मिनट के बाद में देखने के लिए मिल जाए। जैसे देखो 16 मिनट पहले इंडिया न्यूज़ का डेटा इंडेक्स हुआ है, 4 घंटे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया इसको, 56 मिनट पहले एक और ऑल इंडिया रेडियो द इंडियन एक्सप्रेस, ये भी काफ़ी बड़ा पेज वो है न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस जो है ये भी आपका वर्ड प्रेस बना हुआ है। अगर हम यहाँ आएंगे, ये पूरा जो न्यूज़ साइट है ये वर्ड प्रेस में बना हुआ है। आप अगर यहाँ जाके लिखेंगे क्लिक, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडमिन, है ना। पूरी न्यूज़ की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है। तो आपको ट्रिक पता ही है क्या लिखना है आगे, कैसे पता लगाना है। जैसे मैंने लिखा उसकी पोल खुल गई, देखो कहाँ से बनी है। पेंट की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, मैंने उसका एक बार आपको फिर से दोबारा से ब्रशअप दे दिया पूरा यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, और इसको चेकलिस्ट को पूरा कर लेंगे। फिर हम लोग अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाएंगे। ये जो चल रहा है ऑडिट चल रहा है। ऑडिट में क्या होता है, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे चेक करना है हमें, क्या वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। या फिर पे टूल खरीदो, उनके थ्रू आप जाओ और रिपोर्ट बना के फटाफट से निकाल सकते हो। लेकिन मैनुअल वाला जो तरीका होता है सबसे बढ़िया होता है। कल को मान लो टूल ड्यू टू एनी रीज़न काम नहीं कर रहा है ना, तो आपके पास अपनी खुद की तो नॉलेज होगी ना। अब जो टूल पर सीधे बेस्ड होगा वो तो फंस जाएगा, है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कि भाई एक बच्चा है जो VS कोड में कोडिंग करना जानता है, नोट पैड अगर उसको पकड़ाओगे तो वो कर ही नहीं पाएगा, या करेगा तो उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। तो इसलिए अपना फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। टूल टेक्नोलॉजी है वो हमारी स्पीड को बूस्ट करने में हेल्पफुल है, बट उसको चलाने के लिए अगर मेरे फंडामेंटल्स क्लियर है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप टूल की कॉस्ट भी बचा लो, वे क्यों लगाना है। अगर मेरे पास काम ज़्यादा है तो टूल खरीदने का फ़ायदा है ना। अब काम मेरे पास एक ही है, जो कमा रहा हूँ वही मैं टूल का पेमेंट कर रहा हूँ, तो फ़ायदा क्या उसका, है ना। तो इसलिए मैनुअल भी आना चाहिए आपको। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आज किसी ने ज्वाइन नहीं किया गुलशन के अलावा।